सबसे पहला केस स्टडी हमारे पास मुख्तारन माई का है। और इसको हम देखेंगे केस स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोट कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे, और हम किसी क्वेश्चन के अंदर एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। तो पहला केस स्टडी हम पढ़ते हैं मुख्तारन माई का। तो इनकी बायोग्राफी देखते हैं कि ये है कौन और इनका क्या रोल है जेंडर स्टडीज के अंदर, और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुख्तारन माई जो है वो एक पाकिस्तानी वुमेन है जो कि जिनका गैंग रैप हुआ था ऑनर रिवेंज के नाम पे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डायरेक्ट वायलेंस, इनडायरेक्ट वायलेंस, और इस तरह से हमने ऑनर रिवेंज यानी गैरत के नाम पे बदला लेना या गैरत के नाम पे किसी का रेप करना या कत्ल करना, ये सब हमने पढ़ा था। तो होता क्या है, इनका जो रेप होता है वो एक ऑनर रिवेंज के नाम पे होता है, जो कि बकायदा डिसाइड होता है कि हाँ गैरत के नाम पे हम बदला लेंगे और हम सारे मिलके, सारे गांव वाले मिलके जो है वो इसका रेप करेंगे। तो इसका जो केस था वो इंटरनेशनल अटेंशन पे आया था और एक बहुत बड़ी रेंज हुई थी, प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि एक ऐसा डिसीजन जो कि विलेज के अंदर लिया गया। तो ये किस तरह का डिसीजन था? ये पैदा हुई थी 1972 विलेज के अंदर, मील वाला, पंजाब के अंदर। अच्छा, जब इसका केस स्टडी लिखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन बायोग्राफी देना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बायोग्राफी की हेडिंग डाल के लिखा है। वरना पिछली स्लाइड्स में मैंने सिंपली इस केस को छोटा सा लिख के पॉइंट्स के अंदर और फिर एक्सप्लेन किया था। बट जब मेरे पास मॉक एग्जाम्स आए और ये केस एस्से की तरह अटेम्प्ट हुआ हुआ था, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग करके, सेपरेट करके, हेडिंग बाय हेडिंग अब आपको समझाऊंगी, ताकि आप भी पेपर में इस तरह से मेंशन करें। ठीक है। ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 22 जून 2002 को इनका गैंग रेप हुआ था, जो कि 4 आदमियों ने किया था एज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज। इनके इल्जाम किस तरह के लगा था कि इनका जो भाई है उसका एक औरत से अफेयर था, ये इल्जाम इनके ऊपर लगा था। और फिर ये था कि इसके भाई का अफेयर था किसी लड़की के साथ, तो उसके भाई ने इस लड़की का रेप किया, तो इसलिए हम भी इसकी बहन का रेप करेंगे। जबकि ऑलरेडी गांव वालों ने बदले के तौर पे उसके भाई का भी रेप कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं था कि यार एक बहन की क्या गलती है इसके अंदर। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि जो गलती करता है उसका जो अजाला होता है वो एक औरत को भुगतना पड़ता है, यानी कि कोई भी मैन अगर कोई गलती करेगा तो जो फीमेल है वो उसको सही करेंगी, या फिर फीमेल को जो है वो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक ड्रामा है बहुत ही फेमस, वो आप डिफरेंट जगह पे कोट कर सकते हैं। उस ड्रामे का नाम समी है। वो मारवा हुसैन का ड्रामा है। मारवा हुसैन भी कहते हैं उनको, मारवा हुसैन का ड्रामा है। उसके अंदर ये होता है कि उसका भाई जब किसी को मार देता है तो उसकी अम्मी उसकी बहन के पास आके कहती है कि तुम्हारे भाई को छुड़वाना है, तुम उसके लिए कुर्बानी भी नहीं दे सकती, तुम उसके लिए जाके किसी और से शादी भी नहीं कर सकती, मतलब उसको गुलाम बना के भेज देते हैं। और उसकी अम्मी अपनी बेटी के सामने इतना वो कर रही होती है कि तुम कैसी बहन हो, तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मतलब उनको अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं होती, वो सिर्फ अपने बेटे के ऊपर ही वो कर रही होती है कि मेरा बेटा जिसने कत्ल किया है वो कत्ल से बच जाए। अच्छा, तो इनका केस क्या हुआ था? बेसिकली विलेज के अंदर जब इन पे एलिगेशन लगाते हैं इनके भाई पे कि इन्होंने रेप किया है, तो बकायदा जिरगा बिठाया गया था और उसके अंदर ये बात हुई थी कि हम इनका रेप करेंगे मिलके, क्योंकि हमारी गैरत पे बात आ गई है, हमारी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो हम भी इसकी बहन के साथ ऐसे करेंगे। बट होता क्या है कि ये इसकी अम्मी जो है वो इसको सेव करने की कोशिश करती हैं, और फिर कुछ लोग कहते हैं गांव के कि ये डिसीजन जो है वो ठीक नहीं है, हम इस डिसीजन को नहीं मानते। यानी ऑब्वियसली एक गांव की लड़की का इस तरह से फैसला करना कि यार उसका रिवेंज इस तरह से लिया जाएगा कि उसके साथ सारे आदमी मिलकर उसका रेप करेंगे, तो ये एक ठीक फैसला नहीं है। फैसला बहुत अजीब सा हुआ था, इसलिए कोई इसको मान नहीं रहा था। तो हुआ क्या कि फैसले को कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, फिर इस लड़की को किडनैप किया गया और ऑनर रिवेंज के नाम पे मिलके इसके साथ ये किया गया। ठीक है। अब कोई और लड़की इनकी जगह होती तो ऑब्वियसली वो एक अब्यूज का शिकार होने के बजाय, लाइक वायलेंस का शिकार होने के अलावा, वो बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो जाती और फिर हो सकता है कि वो सुसाइड कर लेती, या फिर हो सकता है कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती। बट इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने इस चीज को इतना वो नहीं लिया कि यार मैं बहुत कमजोर हूँ। इन्होंने कहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल को किसी और के साथ ना हो, इसलिए इन्होंने बहुत सारे काम किए।
इनके जो वर्ड्स हैं इसके अंदर आता है एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट्स। इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए काम किया, एजुकेशन और लिटरेसी के ऊपर काम किया। और एक बहुत फेमस स्लोगन है जो कि हमारे जब पेशावर अटैक हुआ था स्कूल के अंदर, तो बहुत ज्यादा इनका कोट बहुत ज्यादा यूज किया था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये वाला जो कोट था वो इन्होंने निकाला था, ये इनका कोट है। और ये कहती थी अपने इंटरव्यू में कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, यानी मैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाऊंगी। यानी जिन आदमियों ने मिल के, जिन गांव वालों ने मिल के मेरे साथ ऐसा किया, मैं उन्हीं की बेटियों को पढ़ाऊंगी, उन्हीं की बेटियों को ह्यूमन राइट्स पढ़ाऊंगी और उनको अवेयरनेस दूंगी, ताकि गांव के अंदर ये चीजें खत्म हो और औरतों को अपने राइट्स पता हो और उनके अंदर लिटरेसी, और वो आगे कोई वुमेन जो है वो इस तरह का शिकार ना बने। तो उन्होंने वुमेन के लिए शेल्टर और सपोर्ट का भी काम किया। यानी कोई औरत ऐसी होती थी जिसके पास शेल्टर नहीं होता था, घर नहीं होता था, या फिर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती थी, तो ये खुद इसको सपोर्ट करती थी। इन्होंने एक स्कूल खोला था जिसमें ये खुद पढ़ाती थी बच्चों को, काउंसलिंग करती थी वुमेन की, और कम्युनिटी और डेवलपमेंट भी करती थी, पब्लिक स्पीकिंग और अवेयरनेस भी क्रिएट करती थी वुमेन के बारे में। इन्होंने इस चीज को ऐसे नहीं लिया कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इन्होंने बहुत सारे काम किए। और बुक्स और अवार्ड जो इनको मिले हैं, वो इन्होंने एक बुक लिखी है इन द नेम ऑफ ऑनर, उनकी जो डिटेल्स और एक्सपीरियंस है उसके बारे में। और अवार्ड जो इनको मिले हैं वो अवार्ड इनके वर्क पे मिले हैं, जैसे कि फातिमा जिन्ना अवार्ड, सितारे इम्तियाज अवार्ड, पाकिस्तान के सिविलियन ऑनर अवार्ड। तो इस तरह के अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। अच्छा, इनका जो इंट्रोडक्शन है, ये पीछे की इनकी कहानी थी, जो बायोग्राफी थी इनके इंट्रोडक्शन के अंदर यही है कि एट द एज ऑफ 30, यानी 30 साल की उम्र के अंदर इनका गैंग रैप हुआ था इस डेट को, और ऑनर रिवेंज के नाम पे। ठीक है, ये इसके इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, बायोग्राफी अलग देनी है और इंट्रोडक्शन अलग देनी है। अच्छा, जो हम इसको जेंडर स्टडीज में पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वैसे तो बहुत सारी वुमेन के साथ ऐसा होता है, बहुत सारी वुमेन विक्टिम होती हैं, बहुत सारी वुमेन के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन हम इन लोगों को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसको ही क्यों केस स्टडी कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बात करी, इन्होंने वुमेन के लिए काम किए। यानी इनके साथ गलत हुआ तो हुआ, लेकिन इन्होंने वुमेन के लिए जो काम किए वो बहुत ज्यादा अच्छे काम किए उन्होंने, और सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश की है इन्होंने। और ये बाकायदा चेंज लेके आई है, अपने पूरे गांव की लड़कियों को इन्होंने एजुकेशन दी और अवेयरनेस क्रिएट की है। इन्होंने एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन को एक टैबू समझा जाता था। टैबू मतलब कि भाई ये चीज आपने अगर कर दी ना तो बहुत गलत हो गया, मतलब बहुत, वो कहते हैं ना कि हो ये क्या कर दिया आपने, बहुत ही गलत काम कर दिया, वो तो गुनाह वाला काम कर दिया। वो जैसे कि जेंडर स्टडीज के अंदर कुछ चीजों पे बात करना टैबू समझा जाता है, कि हम किसी को अवेयर कर देते हैं कि यार कि फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल में के फीमेल की बर्थ पे रो रहा है, और हमने उसको एक्स वाई थ्योरी का बता दिया कि यार ये इसमें फीमेल का लेना देना नहीं है, इसमें सारा लेना देना जेंडर का मेल का है। तो हमारी सोसाइटी में टैबू को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, हो ये क्या बात कर दी, ये कैसी गलत बात कर दी, ये तो बहुत गंदी बात कर दी आपने। इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी में होता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनको पता होता है कि ये सही बात की जा रही है, बट वो उसको कहते हैं कि ये गलत बात है और ये गंदी बात है, मतलब गंदी बात बोल के इसको टैबू बना दिया जाता है। तो हमारे इनकी सोसाइटी में यानी गांव में लड़कियों के एजुकेशन को टैबू बना दिया गया था, यानी कि बहुत बुरा गलत समझा जाता था कि एजुकेटेड गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत बुरी होती हैं, अच्छी नहीं होती। लेकिन उन्होंने इस चीज को रिजॉल्व किया, इसको इसके आगे सरेंडर नहीं किया। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोले, रिवेंज लिया फ्यूडल्स के साथ, यानी कि वहां पे जो वडेरे थे जिन्होंने इसका फैसला किया था, उनसे इन्होंने रिवेंज लिया। रिवेंज इस तरह नहीं लिया कि उन्होंने जो किया है वही उनके साथ किया, तो इन्होंने इस चीज को भी मेंशन किया था कि रिवेंज लेना ये नहीं होता कि आप जो किसी के साथ करो गलत, तो आपके साथ भी गलत किया जाएगा, ये रिवेंज नहीं होता। रिवेंज ये होता है कि आपके साथ अगर कोई गलत करे तो आप उसके साथ अच्छा करके दिखाओ, ताकि उसको एहसास हो, तो ये होता है एक रिवेंज। इनके अकॉर्डिंग रिवेंज ये था। इन्होंने एक वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी खोली थी, इनके जो गोल थे वो लोकल कम्युनिटी स्पेशली वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करती थी। इनका जो मेन फोकस था वो यंग गर्ल्स को एजुकेट करना था, क्योंकि ये वुमेन राइट्स और जेंडर इश्यूज के बारे में अवेयर करी थी लड़कियों को, जिनको नहीं पता था, जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे थे, विलेज के अंदर बहुत अजीब से गलत गलत फैसले हुआ करते थे।
और उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था। इसलिए इन्होंने इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की। सेकंड केस स्टडी हमारे पास आता है मलाला यूसुफजई का। इनकी बायोग्राफी क्या है कि ये मंगोरा के अंदर खुशहाल स्कूल में इनके फादर पढ़ाया करते थे, तो इनकी स्टोरी के जो रियल हीरो थे वो इनके फादर ही थे। तो तालिबान का जो थ्रेट था इनके ऊपर इस तरह का था कि इनको इस तरह से थ्रेट किया जाता था कि आप क्यों जा रही हैं स्कूल में, क्योंकि ये अपने फादर के साथ खुशहाल स्कूल में ही पढ़ा करती थी। और सवात का जो एरिया था वैली वाला, जो कि बहुत खूबसूरत एरिया कहा जाता है, जहाँ पे बहुत खूबसूरत वादियां होती हैं, ये वहां पे रहा करती थी, जहाँ पे तालिबान का रूल था। और वहां पे एजुकेशन को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। इनके जो हेड थे तालिबान के, उनका नाम था मौलाना फजलुल्लाह, जो कि बहुत फेमस थे रेडियो मुल्ला के नाम से। अब तालिबान मलाला को थ्रेट क्यों करते थे, मतलब बहुत सारी लड़कियां होती होंगी, जैसे इनके फादर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मलाला के अलावा भी बहुत लड़कियां होती होंगी जिनको स्कूल जाना पसंद होगा, वो जाती होंगी। इनकी इसकी फ्रेंड्स भी बहुत सारी थी। बट जो थ्रेट था वो सिर्फ मलाला को ही क्यों किया गया था, ये एक क्वेश्चन आता है, और उसका आंसर है गुल मकई की वजह से। अब हम देखते हैं कि गुल मकई कौन है। गुल मकई आ, मलाला ही है बेसिकली। मलाला के फादर के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था अब्दुल हई, जिन्होंने एक बीबीसी पेशावर खोला था। उनको एक स्कूल गर्ल की जरूरत थी जो कि डायरी लिख सके उस सिचुएशन के बारे में जो कि सवात वैली के अंदर हो रही है, यानी तालिबान के थ्रेट के अंदर जो सिचुएशन हो रही है उसके बारे में लिखे, और उसके बारे में एक रियल पिक्चर बयान करे। मलाला के पास वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल थी एजुकेशन के लिए, कि भाई जाना इस थ्रेड के अंदर, स्कूल जाना और सारी चीजें करना। और फिर उनको ये पता लगा कि मुझे डायरी लिखनी है, तो उन्होंने इससे मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस नाम को चेंज करके लिखा, यानी गुल मकई के नाम से उन्होंने डायरी लिखी। और डायरी लिखने के बाद जब लोगों को पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे तो ये चीजें हो रही हैं, तो सब तब जो है वो तालिबान ने, यानी अफगानिस्तान के अंदर, सॉरी सवात वैली के अंदर, इन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई ये डायरी कौन लिख रहा है, गुल मकई है कौन। फिर जब इन्होंने डायरी लिखना शुरू करी, बहुत फेमस हो गई, तो फिर इनका नाम सामने आ गया कि गुल मकई एक्चुअल में मलाला ही है। तो तालिबान ने डायरेक्टली उनको थ्रेट करना शुरू किया, यानी डायरेक्टली बोलना शुरू किया कि भाई जहां भी मलाला मिले उसको फौरन से मार दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडियो मुल्ला के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करते थे ये मौलाना। तो ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे उन लड़कियों को जो एजुकेशन छोड़ देती थी, यानी ये रेडियो के अंदर बोला करते थे कि फला लड़की ने एजुकेशन छोड़ दी है, तो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उसको बहुत ज्यादा मुबारक पेश करता हूँ अपनी कंट्री की तरफ से और मेरी तरफ से। यानी ये बहुत ज्यादा वो समझा जाता था इनकी सोसाइटी के अंदर, इनकी सवात वैली के अंदर, कि अगर आपने एजुकेशन छोड़ दी है तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इंट्रोडक्शन के इनका ये आता है कि मलाला यूसुफजई एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं जो कि एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के राइट्स के ऊपर बात करती हैं। पाकिस्तान एक्टिविस्ट हैं फीमेल एजुकेशन के लिए। इनको यंगेस्ट नोबेल प्राइज भी मिला है। मलाला के जो वर्क हैं वो मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड में इंस्पायर्ड हैं। मलाला जो है वो अपनी पावरफुल वॉइस, जो कि वुमेन एजुकेशन और चिल्ड्रंस के राइट्स के ऊपर है, वो अभी तक इस पे बात करती हैं और अपनी आवाज उठाती हैं। तो बेसिकली इनकी जो हिस्ट्री पे मैं बात कर रही थी, ये गुल मकई के बाद जब फेमस हुई थी, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स ने प्रमोट किया था, बुलाया था और उनसे पूछा था कि भाई आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, और आपने ये डायरी लिखी है तो काइंडली बताएं कि सवात वैली में क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, तो काइंडली इसको एक्सप्लेन करें। जब उनके इंटरव्यू होते थे तो वो उसके अंदर खुलेआम बोला करती थी कि मैं एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को प्रमोट करती हूँ, और लड़कियों को चाहिए कि वो घर से बाहर निकलें और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, यानी कि उस शहर में रहते हुए जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे बहुत बुरा समझा जाता है एजुकेशन लेना, और लड़कियों को दबाया जाता है कि मना किया जाता है अब एजुकेशन हासिल ना करो, उस एरिया में रहते हुए ये एक टीवी पे जाके बोलती हैं कि एजुकेशन लेनी चाहिए गर्ल्स को। तो इट मीन्स के अपनी पूरी हुकूमत के खिलाफ जा रही होती हैं। इस वजह से तालिबान इनको डायरेक्टली थ्रेट करते हैं, और फिर इनको ये जब स्कूल जा रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ,
तो इनको फिर जो है वो गोली लग जाती है, इनको मार दिया जाता है, जब जाके ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। इनका जो इंट्रोडक्शन है, ये 12 जुलाई को बॉर्न हुई थी 1997 में। और ये सारे इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, मलाला के वर्क्स पे बात करते हैं, इन्होंने क्या काम किए थे। हम इसे जेंडर स्टडीज के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? मलाला यूसुफजई के बारे में बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी बातें जो इन्होंने अपनी बुक के अंदर भी लिखी है, आई एम मलाला। ये कहती है जब मुझे नोबेल प्राइज मिली तो लोगों ने मुझे कहा कि ये यहूदी लड़की है, मतलब मेरी कंट्री ने ही मुझे कहा कि ये यहूदी लड़की है, इसने जो है वो वहां जाके रहना शुरू कर दिया, और ये बाद में जाके हमें ही थ्रेट करेगी। लोगों के इस तरह के रिस्पॉन्स आए मेरी अपनी कंट्री की तरफ से, जो कि इनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। जबकि ये अभी भी पाकिस्तान को प्रमोट करती हैं और गर्ल्स एजुकेशन पे बात करती हैं। तो इनके जो काम है वो वुमेन के लिए बहुत ज्यादा है, चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम इनको जेंडर स्टडीज के अंदर पढ़ रहे हैं। और इनका बहुत फेमस कोट है, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये बहुत फेमस कोटेशन भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को एक्सेस दिया था, यानी वर्ल्ड वाइड में गर्ल्स एजुकेशन पे बात करी थी, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को मना किया जाता था या फिर गर्ल्स एजुकेशन को टैबू समझा जाता था। जैसे मुख्तारन माई की जगह पे टैबू समझा जाता था। इनको एहसास था, इनको पता था कि गर्ल्स किस सिचुएशन से गुजर रही होती हैं जब एजुकेशन मना कर दी जाती है, और कितनी जहालत होती है। क्योंकि इन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा था कि औरत की एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नस्लें बना रही होती है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि औरत जो है वो एजुकेट नहीं होनी चाहिए, तो एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट औरत के लिए, क्योंकि उसको नस्लें बनानी होती है, उसको आगे तरबियत देनी होती है। इन्होंने वुमेन राइट्स को सपोर्ट किया, जैसे कि राइट टू एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया कि एजुकेशन राइट वुमेन के पास होना चाहिए, और इक्वलिटी को सपोर्ट किया, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन को सपोर्ट किया। इन्होंने चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर बात करी कि चिल्ड्रंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है मेल और फीमेल का, जैसे मैंने आपको स्कूल्स का बताया था कि जो स्कूल का जब हमने एजुकेशन डेटा उठाया था तो उसके अंदर निकला था कि गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। तो हमने देखा कि भाई लड़कियां क्यों ज्यादा हैं जबकि लिटरेसी रेट जो है वो मेल का ज्यादा है, फीमेल का कम है, तो स्कूल्स में लड़कियां क्यों ज्यादा दिख रही हैं। फिर हमें आइडिया हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मेल के लिए हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो फीमेल के लिए, कि उसमें पैसे ना देने पड़े, और उनकी एजुकेशन तो बिल्कुल फालतू है, उनको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एजुकेशन लेना, इसलिए इनको गवर्नमेंट में ही डाल दो। और प्रायोरिटी जो है वो मेल चिल्ड्रन को दी जा रही थी कि उनको प्राइवेट स्कूल में डाला जाए, अच्छे बड़े स्कूल में एजुकेशन हासिल करवाई जाए, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन लेना, उनको आगे जाके जॉब करनी है। जैसे हमारे पास आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, तो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट इसी तरह निकला था कि उन्होंने जाके स्कूल्स में बोल दिया था कि हमें वर्कर्स चाहिए। तो जब स्कूल में वर्कर्स मांगना शुरू कर दिए तो वहां से एजुकेशन का जो मकसद था वो चेंज हो गया था। खैर ये पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा लिंक है कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल इस तरह का बन गया है कि आपको जाके एंड में काम करना है और उस फील्ड में चले जाना है। तो इस तरह का सिस्टम एजुकेशन का बन गया है कि लोगों का जो दिमाग है वो इसी तरह का हो गया है कि जो एजुकेशन है वो जॉब है, मतलब अवेयरनेस या आइडेंटिटी नहीं है, वो एक तरह की जॉब है। तो इसने एजुकेशन फॉर ऑल पे बात करी, कैंपेन्स और एक्सेस क्रिएट किया कि भाई आराम से कोई एजुकेशन हासिल कर सके, ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े। जेंडर रेस और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को इन्होंने किया कि भाई इस तरह की चीजें हमारे एजुकेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए कि कौन किस जेंडर का है, कौन किस रेस से बिलोंग करता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरह का है। क्योंकि स्कूल्स में अभी तक ऐसा होता है कि माँ बाप को देखा जाता है वो पढ़े लिखे हैं, वो किस बैकग्राउंड से हैं, तभी उनको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इन्होंने इस चीज को खत्म करने पे काम किया था, इसीलिए हम इनको जेंडर स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा वुमेन के लिए काम किया और बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने निकाली थी, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए थे। इनको अगर हम लिखते हैं, अगर इनका केस स्टडी आता है तो हमें इनके वर्क पे ही बात करनी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ गया कि शॉर्ट नोट लिखना है, तो हम इनकी पहले बायोग्राफी लिखेंगे, फिर हम इनका जो है वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और ये सारा जो बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया कि इनके साथ ये हुआ वो हुआ,
पहले मैंने अपनी स्लाइड में इनकी पूरी पिछली स्टोरी बताई थी कि ये पहले स्कूल गई और फिर ऐसा हुआ इनके साथ, फिर इनको गोली लगी, ये सारी चीजें। तो जब मैंने मॉक एग्जाम लिया तो उसके अंदर जब मैंने आंसर पढ़ा तो यही सारी चीजें थी उसके अंदर। और ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, अगर मैंने उनको हिस्ट्री बताई थी तो उनको लगा कि भाई हिस्ट्री लिखनी है इसमें, लेकिन हिस्ट्री नहीं लिखनी है। उसको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ी बहुत आपने बायोग्राफी इस तरह से कि भाई अगर आपने बायोग्राफी आपको लिखनी है तो इस तरह से थोड़ा बहुत लिखना है, पूरी स्टोरी हिस्ट्री नहीं बतानी है उसको। और गुल मकई को अलग से मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया अलग से, इट मीन्स कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने बताना है सिंपली, और उन्होंने जो काम किए वो बताना है आपने, और आपने इसका कोड भी मेंशन करना है। इस तरह के बहुत सारे कोटेशन आपने निकालने हैं, जैसे कि फेमिनिस्ट के कोटेशन हो गए, जेंडर स्टडीज के कोटेशन हो गए, आपने वो सर्च करने हैं। और वुमेन राइट्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट के कोटेशन निकालने हैं और उनको अपने मॉक्स के अंदर यानी क्वेश्चंस के अंदर मेंशन करना है। जैसे कि हमारे पास 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो एटलीस्ट 4 कोटेशन तो आप लोग याद कर ही सकते हैं, 4 या 5 कोटेशन याद कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आराम से याद हो सकती है।